Assalamu alaikum. I am Dr. Nada Wahid. Today I will discuss the physiotherapy management of multiple sclerosis. लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि एमएस क्या होता है, एमएस की सारी डिटेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी, तो हम डिस्कस करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होती है, पूरी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन क्या होती है एमएस की। एमएस के पेशेंट में देखें तो रिहेबिलिटेशन में सबसे पहले रिस्टोरेटिव इंटरवेंशन आ जाती है, यानी जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं जो रह गए हैं हम उनको रीस्टोर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम हम पेशेंट के सिम्टम्स को बेहतर बनाने में, रीस्टोर करने में लगा देते हैं। प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेसिस पे होती हैं। प्राइमरी यानी कि पेशेंट के सिम्टम्स अपेयर होने से पहले ही आप डील कर लेते हैं। अब हम इसमें कौन से प्रिवेंशन करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी क्या होता है कि जल्दी हम देखें, डिडक्ट करें, डायग्नोस करें और उसके हिसाब से जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होती है कि अब अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो हम उसको कम से कम करें, मिनिमाइज करें, जितना उसको बेहतर बना सकते हैं उस पर खासा काम करें। उसके साथ साथ कंपनसेटरी इंटरवेंशन करते हैं। जो भी उसके सिम्टम्स आ गए हैं, जो भी प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको कंपनसेट कैसे करना है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। साथ साथ मेंटेनेंस थेरेपी होती है, यानी कि जो सिम्टम्स हैं उसको हम सेव कर रहे होते हैं, उसको हम बचा रहे होते हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। वैसे भी ये एक टीम वर्क है, किसी एक डॉक्टर का काम नहीं है। जो रिहैब है एमएस के पेशेंट की, उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की क्या रिहैबिलिटेशन होगी, जिसमें हमारे पास जनरल प्रैक्टिशनर, डर्माटोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, पेन क्लिनिक, न्यूरोसर्जन, साइकाट्रिस्ट, न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट और न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट एंड सोशल केयर होम सर्विस आ जाती है। तो ये पूरी टीम अगर एक साथ काम करती तो एमएस का पेशेंट जो है प्रॉपर ठीक हो जाता है। तो इसमें आपको टीम की ज़रूरत होती है। आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, डाइटिशियन भी होगी, स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी होगा और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होगा। तो प्रॉपर टीम वर्क करती है तो पेशेंट ठीक होता है। अब हम देखें, सबसे पहले हम इसके पेशेंट को हम एग्जामिन कर रहे होते हैं। पेशेंट के एज, सेक्स, रेस, एथनिसिटी, उसकी सोशल हिस्ट्री देख रहे होते हैं, काम क्या करता है, लिविंग एनवायरनमेंट किस तरह का है, हैंड डोमिनेंसी क्या है, उसकी अभी जनरल हेल्थ क्या है, उसकी हेल्दी हैबिट्स कौन सी है, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, उसके करंट कंडीशन देख लेते हैं, मेडिकेशन कौन सी ले रहा है, फंक्शनल स्टेटस क्या है। किसी भी न्यूरो के किसी पेशेंट का प्रॉपर आप ले रहे होते हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। प्रॉपर आपको एमएस के पेशेंट का भी यही करना है। साथ साथ उसका सिस्टमैटिक रिव्यू, न्यूरोमस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर, इंटीग्रुमेंट्री सिस्टम सब देख रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमएस के पेशेंट में सारे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। टेस्ट एंड मेजर्स कर लेते हैं, उसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, सर्कुलेशन, वेंटिलेशन और जॉइंट इंटीग्रिटी, अलाइनमेंट, मसल परफॉर्मेंस, मोटर फंक्शन, गेट डिस्टर्बेंस, वर्क एनवायरनमेंट, आप ईच एंड एवरीथिंग देख लेते हैं। और इसके चेक करने के बाद आपकी जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं उसमें इस तरह के पेशेंट में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी पैथोलॉजी है या पैथोफिजियोलॉजी है उसके इम्पैक्ट को कम से कम करें। और कम से कम करने में सबसे पहला रूल होता है कि जो भी पेशेंट की फैमिली है उसको आप, जो केयर गिवर है, ये पेशेंट के साथ जो रह रहे हैं अटेंडेंट, आप उसको डिजीज़ के बारे में गाइड करें, उसका प्रोग्नोसिस गाइड करें और क्या प्लान ऑफ केयर होगा। अगर कोई सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो वो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो देखें और वो उस हिसाब से बताएं। और सिम्टम्स मैनेजमेंट जो है उसको इन्हांस किया जा रहा होता है। और सेकेंडरी जो भी रिस्क होते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि वो कम से कम हो जाएं। साथ साथ हम उसके कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव कर रहे होते हैं, जॉइंट इंटीग्रिटी और मोबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, स्किन इंटीग्रिटी पे काम कर रहे होते हैं और पेन को कम से कम कर रहे होते हैं। मोटर फंक्शन इंप्रूव होंगे तो मसल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, पोस्चरल कंट्रोल और बैलेंस इंप्रूव होगा और गेट और लोकोमोशन बेहतर होगा। इसकी बेसिस पे इसके साथ साथ हम उसको पेशेंट का फटीग लेवल भी उसको बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे होते हैं। एरोबिक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, फिजिकल एक्शन, टास्क और एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं।
क्यों इंक्रीज़ करते हैं? अगर पेशेंट सारा दिन रेस्ट में जाता है, एमएस का पेशेंट, तो फिर वो रेस्ट में ही चला जाता है, जिसकी बेसिस पे पेशेंट का फटीग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें एमएस के पेशेंट को एक्टिव रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है। जितना इंडिपेंडेंट होगा, उतना जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। साथ-साथ हमें उसकी एनर्जी को सेव भी रखना होता है। क्योंकि फटीग लेवल ज़्यादा हो जाता है ऐसे पेशेंट में, अगर हम फालतू एक्टिविटीज़ करता रहेगा तो एनर्जी सारी वहाँ यूटिलाइज़ हो जाएगी, और फिर जब फिज़ियोथेरेपी के लिए जो ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होंगे तो उसके लिए उसकी एनर्जी नहीं बचेगी। तो आपने पेशेंट की दूसरे काम होते हैं, आपने वहाँ पे उसकी एनर्जी सेव करनी है ताकि वो एक्सरसाइज प्रॉपर कर सके, और एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट पीरियड इतना होना चाहिए कि पेशेंट का फटीग लेवल ना बढ़े। इसमें पेशेंट की हमें एनर्जी को सेव रखना होता है ताकि हम इसको प्रॉपर जब फिजिकल एक्टिविटी करवाएं तो उसमें यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करवाया जाता है घर पे। इस तरह के एर्गोनॉमिकली चेंजेस की जाते हैं जिससे पेशेंट की सेफ्टी इन्हांस हो सके, पेशेंट की डिसेबिलिटी को कम से कम किया जा सके, पेशेंट अपने काम खुद से कर सके और उसके लिए आसानियाँ प्रोवाइड की जाएँ, और साथ साथ उसको कम्युनिटी में कोई यानी कि सोसाइटी में इस तरह की ड्यूटीज़ दी जाएँ कि उसका जो मेंटल फंक्शन है वो बेहतर हो, और वो खुद अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रखे। ओवरऑल जो मकसद होता है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है, और पेशेंट के जो स्ट्रेस है उसको कम से कम करना होता है। और जितना पेशेंट का स्ट्रेस कम होगा उतना पेशेंट और एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएगा। पेशेंट जितना सेटिस्फाइड होगा उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ही बढ़ेगा। तो आपको जो पेशेंट की रिहाब करनी है उसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है। उसके दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ मिलके, उसकी फैमिली के साथ मिलके, और अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट है या केयर गिवर्स हैं जो उसके साथ रहते हैं उसके साथ मिलके। तो बेसिकली ये एक टीम वर्क है। स्टेजेस ऑफ एमएस में देखें तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, क्या क्या इम्पेयरमेंट्स होती हैं और क्या क्या इंटरवेंशंस होती हैं, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अर्ली माइल्ड, मिडल मॉडरेट में, या लेट एडवांस में। अर्ली माइल्ड में उसको क्या प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, पेशेंट की जो है ज़्यादा इम्पेयरमेंट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी इम्पेयरमेंट हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन हो रही होती है, जिसके बेसिस पे जो पेशेंट का इंडिपेंडेंस लेवल है वो तो मेंटेन रह रहा होता है, लेकिन उसको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। मोटर सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी डेली जो काम है उसको ज़्यादा मुतासर नहीं करते हैं। और रिलैप्सिंग रेमिटिंग का पीरियड है तो वो डिपेंड करता है कि जब रेमिटिंग वाला पीरियड होगा तो उसके सिम्टम्स नहीं होंगे, और अगर रिलैप्सिंग वाला पीरियड होगा तो सिम्टम्स उसके हो रहे होंगे। और अगर इसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस है तो जब वो अटैक होगा, रिलैप्सिंग पीरियड होगा, तब तो सिम्टम्स होंगे, लेकिन रेमिटिंग पीरियड में अगर वो सही नहीं भी हो रहा है तो सिम्टम्स एट द टाइम तब पीक पे नहीं होंगे, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। तो हम पेशेंट के रेस्टोरेटिव और प्रिवेंटिव फंक्शन पे काम कर रहे होते हैं, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसकी मोटर परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, बैलेंस, लोकोमोशन, एंड्योरेंस एंड परसीव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको हम इम्प्रूव कर सकें। शुरू में तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कम्युनिटी क्लास रख सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। उसकी जितना सोशलाइजेशन होगा उसकी बेसिस पे उतना जो है उसके फंक्शन ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और वो उसकी जो लाइफ का पर्पज़ है वो ज़्यादा बेहतर और अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव देख सकेगा। क्योंकि जब वो बहुत सारे लोगों में एक्सरसाइज करेगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा वो अपने फंक्शंस अच्छे से कर पाएगा। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म में हम देखें तो सबसे पहले जो उसके फैमिली है, केयर गिवर्स हैं, अटेंडेंट हैं, जो भी इसके साथ होगा, हम उसको प्रॉपर एजुकेट करेंगे कि डिज़ीज़ प्रोसेस क्या होता है। पेशेंट को भी इवन आप ये बताएंगे कि डिज़ीज़ प्रोसेस क्या है, रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है, एनर्जी कंजर्व कैसे रखनी है, ताकि पेशेंट क्यों हम बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बताएंगे कि बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप उसको इस तरीके से गाइड नहीं करेंगे, आप उसको एग्जैक्ट गाइड करेंगे और आप उसको पॉजिटिव वे में गाइड करेंगे, उसको बताएंगे कहाँ पे उसको असिस्टिव डिवाइस की नीड है, वो अगर होगी तो भी बताएंगे। अगर कहीं पे एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की नीड है, जहाँ पे वो घर पे रह रहा है या जहाँ पे वो जॉब पे काम कर रहा है, वो आप उसको बताएंगे। अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप उसको रेफ़र करेंगे, और अगर किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड हो तो उसके लिए भी आप उसको रेफ़र करेंगे, और ये आप माइल्ड स्टेज में ही कर देंगे। अगर आप माइल्ड स्टेज में नहीं करेंगे तो पेशेंट के सिम्टम्स मॉडरेट या लेटर ऑन जब वर्स हो जाएंगे
तब उससे पहले आपने पेशेंट को गाइड करना है। तो माइल्ड स्टेज में आपकी सारी जो भी प्रोटोकॉल्स बताएं आपने इस पर अमल करना है। देन हम मिडल या मॉडरेट स्टेज की बात करें तो प्रोग्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इम्पेयरमेंट बढ़ रही होती हैं या सिवियरिटी की तरफ जा रही होती हैं। जो सिम्टम्स पहले माइल्ड होते हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और उसकी जो एक्टिविटी लिमिटेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही होती है। और जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको नीड पड़ती है असिस्टेंस की, उसका आहिस्ता आहिस्ता करके बैलेंस गेट डिस्टर्ब हो रहा होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो रही होती है। उसमें आप प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव फंक्शन के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो करवा रहे हैं वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, जो मोटर परफॉर्मेंस को, स्ट्रेंथ को, मोबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, रेंज ऑफ मोशन, बैलेंस, लोकोमोशन, एंड्योरेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगी। साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि अगर आपका पेशेंट कम्युनिटी क्लास ले सकता है तो ज़रूर आप उसको कम्युनिटी क्लास में ही एंगेज रखें। आप साथ साथ अगर उसको असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है, अगर उसके कहीं पे फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये असिस्टिव डिवाइसेस लेनी है। और अगर उसको कम्युनिटी मोबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बताएंगे कि आप व्हील चेयर या स्कूटर यूज़ कर सकते हैं जो मोटर से चलता है, और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर देंगे उसके घर में, और साथ साथ उसके जो घर वालों की ट्रेनिंग और एजुकेशन है वो भी कंटिन्यू रखेंगे। अब इस तरह के पेशेंट को स्टेज में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अब सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं। तो वो अगर रेफरल पहले से है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो आप उसको ज़रूर रेफ़र करेंगे। और अगर आप देख लेंगे किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड है तब भी आप उसके पास उसको रेफ़र करेंगे। देन हम बात करते हैं लेटर या एडवांस स्टेज में, जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा लास्ट स्टेज में हो रही होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता करके सिम्टम्स जो पहले मिडल में थे अब वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो गए हैं, और सिम्टम्स इसके साथ साथ बढ़ गए हैं। अब डिपेंडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंडिपेंडेंस लेवल कम हो चुका है। अब वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कामों के लिए डिपेंडेंट है, वॉक नहीं कर सकता और उसको वॉक करने में प्रॉब्लम होगी, व्हील चेयर यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और अब उसको एडियल करने के लिए भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अब अकेले नहीं रह सकता, उसको पूरे टाइम के लिए कोई असिस्टेंस चाहिए। अब सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कॉग्निटिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इवन डिमेंशिया, हेलुसिनेशंस या डिलूजन्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब आप इसमें प्रिवेंटिव केयर करेंगे। प्रिवेंटिव केयर में आप उसके पोस्चर अपराइट मेंटेन करवाएंगे, आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज़ करवाएंगे, एडियल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर एडियल पार्टिसिपेशन कम कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी एडियल पार्टिसिपेशन ख़त्म हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्चर्स से प्रिवेंट करवाना है, प्रेशर सोर्स, वूंड ना हो, नमूनिया ना हो, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में नमूनिया होने के चांसेस और प्रेशर वूंड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आपकी फैमिली एजुकेशन और ट्रेनिंग सेफ्टी एजुकेशन वो ज़रूर आप दे रहे होंगे, साथ साथ पेशेंट को कैसे ट्रांसफ़र करना है, पेशेंट के पे कैसे पोजीशनिंग करवानी है, पेशेंट को कैसे टर्न करना है, स्किन केयर कैसे रखनी है, चेस्ट क्लियरेंस कैसे रखना है, प्रेशर, ये सब आपको उसको बताएंगे। साथ साथ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस दे रहे होंगे, हॉस्पिटल बेड, व्हील चेयर, मैकेनिकल लिफ्ट रिकमेंड कर रहे होंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो मिडल में ही उसको ज़रूरत पड़ चुकी थी, वो उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे। और अगर इसमें भी अगर किसी और रेफरल की उसको नीड होती है तो आप उसको ज़रूर बताएंगे। तो ये तो थी स्टेजेस के लिहाज से और रिहैब। अब हम फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस अलग अलग लेवल में देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी डेफिसिट्स एंड स्किन केयर। सबसे पहले हम स्किन केयर में देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हम कंपनसेटरी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज कर रहे होते हैं जिसमें हम विजुअल और सेंसरी स्टिमुलस यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें टेपिंग है, वर्बल क्यूज़ है और बायो फीडबैक है, जिसको यूज़ करते हुए हम जो है उसके फंक्शन बढ़ा रहे होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव लोडिंग कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, लाइट ट्रैकिंग रेजिस्टेंस के थ्रू या रेजिस्टेंस बैंड या वेट के थ्रू, या हम पूल को यूज़ कर सकते हैं। पूल में हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जो भी हम लाइट एक्सरसाइज करवा रहे हैं या रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए या पूल में, ये बेसिकली जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन को इंक्रीज़
कर रही होती है, जिसकी बेसिस पे सेंसरी फंक्शन पेशेंट के बेहतर हो रहे होते हैं। लेकिन हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा लाइट वेट से स्टार्ट करें और सब पेशेंट की सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि पेशेंट को और प्रॉब्लम हो जाए। साथ साथ हम कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेयर मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को डबल विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम स्टेयर मार्किंग डिफरेंट कलर से कर लेंगे ताकि पेशेंट को वो क्लियर नज़र आए। इसके साथ साथ हम पेशेंट की प्रोटेक्शन का ख्याल रख रहे होते हैं, डिसेंसिटाइज्ड पार्ट की केयर कर रहे होते हैं, रेगुलर प्रेशर रिलीव हम उसको ज़रूर दे रहे होते हैं और प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस होती हैं, हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं ताकि प्रेशर कम से कम हो सके। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। पेशेंट के सिम्टम्स ख़राब हों, प्रॉब्लम हो, इससे पहले ही आप पेशेंट के प्रिवेंशन पे काम करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे पूल थेरेपी हो रही है, जिसमें हम वेट यूज़ करते हुए हम करवा रहे हैं, और आप साथ देखें असिस्टेंस के लिए हमने उसके लिए व्हीलचेयर भी यूज़ की हुई है, और साथ साथ फिज़िकल थेरेपिस्ट भी है जो उसको साथ साथ केयर प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ हमने स्टेयर मार्किंग भी की हुई है ताकि उसको आई जो डबल विजन का प्रॉब्लम है और स्टेयर जब वो यूज़ कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस भी हम यूज़ कर रहे हैं। देन अगर पेशेंट को नमनेस या टिंगलिंग है तो उसके लिए भी हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे होते हैं, पेशेंट को रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ बता रहे होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट को म्यूज़िक से फ़र्क पड़ रहा है, योगा से फ़र्क पड़ रहा है, ये एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ रहा है, वो ध्यान रख रहे होते हैं। साथ साथ पेशेंट का टेम्परेचर बैलेंस करवा रहे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होते हैं। और जो हमने ट्रिगर्स पढ़े हैं ना अभी, हम उससे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, वो ट्रिगर्स जिसकी बेसिस पे उसके सिम्टम्स वर्स हो रहे होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो हम उसका ध्यान रख रहे होते हैं कि जो भी ट्रिगर्स हैं उससे हम पेशेंट को बचा सकें। इसके साथ साथ हम मैनेजमेंट ऑफ पेन कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमएस के पेशेंट में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, पेशेंट ज़्यादा फील भी कर रहा होता है, तो इसमें रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, मसाज है, अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे होते हैं, पोस्चरल रीट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, अगर पेशेंट का फॉल्टी पोस्चर है उसको करेक्ट करवा रहे होते हैं। साथ साथ ऑर्थोटिक डिवाइसेस या अडेप्टिव डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट के पोस्चरल की मैल अलाइनमेंट या जॉइंट की मैल अलाइनमेंट उसको हम बेहतर कर सकें और पेन को बेहतर बना सकें। लिहर्मट साइन मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, उसका जो क्या, जब भी नेक फ्लेक्स करते हैं पेशेंट को करंट लाइक फीलिंग पेन हो रहा होता है पूरी बैक में, उसको रिलीव करवाने के लिए हम पेशेंट को सॉफ्ट कॉलर एडवाइस करते हैं और नेक फ्लेक्शन को लिमिट कर रहे होते हैं। साथ साथ हम हाइड्रोथेरेपी को यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्या होता है इसमें, जो एमएस के पेशेंट में हम कोशिश ये करते हैं कि हम पेशेंट को कोल्ड थेरेपी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जितनी हीटिंग स्ट्रेसर है वो पेशेंट के सिम्टम्स को वर्स कर रहे होते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। तो उसमें पेशेंट के लिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम आइस थेरेपी, ठंडे चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ठंडे कोल्ड से पेशेंट के सिम्टम्स भी वर्स हो रहे होते हैं, क्योंकि पेशेंट का अपना फील करने का क्राइटेरिया है। तो हम इसमें ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ हम प्रेशर स्टॉकिंग या ग्लव्स भी यूज़ कर रहे होते हैं ताकि पेन रिलीव रहे, और जो प्रेशर की बेसिस पे पेशेंट को पेन हो रहा है उससे हम रोक सकें। इसके साथ साथ जो है, जो स्टोकिंग या ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे न्यूट्रल वार्मथ भी रहे जो हैं उस एरिया में, और अगर बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है तो फिर हमें पेशेंट को रेफ़र करने की भी नीड है। इसके साथ साथ पेन को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बायोफीडबैक है, मेडिटेशन थेरेपी है, जो पेन और एंजाइटी दोनों को एक साथ काम कर रहा होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सबको यूज़ करते हुए हमें पेशेंट का पेन मैनेज करना है। टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, और एमएस के पेशेंट में जो सिम्टम्स हैं वो कभी इम्प्रूव हो जाते हैं और कभी आपको पता है बहुत ज़्यादा वर्स हो रहे होते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। देन एक्सरसाइज ट्रेनिंग की बात करें तो मसल वीकनेस की तरफ जा रहे होते हैं, एंड्योरेंस डिक्रीज़ हो रही होती है, तो ये दो सिम्टम सबसे ज़्यादा आपको मिल रहे होते हैं एमएस के सिम्टम में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर एमएस के पेशेंट का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो सबसे पहले उसको चेंज करवाना है। आपने उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल को
कम से कम करना है, उसको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ एंगेज करना है। और फिजिकल एक्टिविटी में आपने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने से फटीग ना हो जाए, फटीग को आपने रोकना है। और एक्सरसाइज बेनिफिट ये होंगे कि पेशेंट को फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत बेहतर महसूस होगा, उसके सारे फंक्शन बेहतर होंगे, डिसेबिलिटी कम से कम होगी और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हम EDSS स्कोर्स होते हैं, एक स्केल है, उसके ज़रिए हम पेशेंट का स्कोर चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि उसकी इम्पेयरमेंट कितनी है और कितना वो एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकता है। उसके हिसाब से हम उसको एक्सरसाइज जितना वो बेहतर कर सकता है, हम उसको उतनी एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करवाते हुए आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपकी एक्सरसाइज से पेशेंट को फटीग नहीं होना चाहिए, क्योंकि MS के पेशेंट में फटीग होता है। तो आपने एक्सरसाइज इस हिसाब से करवानी है कि पेशेंट आपकी एक्सरसाइज से फटीग में ना जाए। और जैसे पेशेंट की डिजीज स्टार्ट हो जाती है, एज अर्ली एज पॉसिबल आपने उसको एक्सरसाइजेस की तरफ इंगेज करना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। MS के पेशेंट को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और जितना मतलब MS के पेशेंट में एक्सरसाइज इज मेडिसिन। आप एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, पेशेंट खराब हो जाएगा। और एक्सरसाइज कराते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फटीग नहीं होना चाहिए। अब फटीग ना हो तो उसके लिए ये करना है कि पेशेंट को इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपने उसको सेव करके रखना है और उस एनर्जी को आपने एक्सरसाइज में यूटिलाइज करना है। और एक्सरसाइज ट्रेनिंग में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फटीग के साथ साथ ऐसा ना हो कि आपकी एक्सरसाइज से स्पास्टिसिटी डेवलप हो रही हो, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो MS के पेशेंट में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जब भी आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, फटीग का ध्यान रखेंगे, देखना है कि एक्सरसाइज से फटीग ना हो, एक्सरसाइज से स्पास्टिसिटी ना डेवलप हो, इनकोऑर्डिनेशन, इम्पेयर्ड बैलेंस, सेंसरी लॉस, नमनेस, ट्रेमर या हीट इंटॉलरेंस के इशू ना, क्योंकि आपको पता है कि MS का पेशेंट हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता। और जब भी आप एक्सरसाइज किसी भी पेशेंट को करवाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इस तरह से एक्सरसाइज करवानी कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और डिप्रेशन का भी आपने ध्यान रखना है साथ साथ। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की। एक्सरसाइज में आपने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। और इसमें आपने हर एक पेशेंट को बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से देखना है। और हर दफ़ा जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपने उसकी असेसमेंट प्रॉपर करनी है। एक ही पेशेंट की आपको बार बार असेसमेंट की नीड हो सकती है, तो आप उसको केयरफुली मॉनिटर करें। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड करती है 4 फैक्टर्स पे। नंबर 1 इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप हफ्ते में कितनी दफ़ा एक्सरसाइज करवाएं। सेकंड इज़ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, कि आपको किस तरह की इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करवानी है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। देन है टाइप ऑफ एक्सरसाइज, किस तरह की टाइप की एक्सरसाइज करवानी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवानी है, कंडीशनिंग एक्सरसाइज करवानी है, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करवानी है ये। एंड देन टाइम और ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करवानी है। तो 4 फैक्टर्स फिट इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप एंड टाइम। ये जो गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है, आप किस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आपका जो सेशन शुरू में तो आप जो नॉन एंड्योरेंस एक्सरसाइज हैं वो अल्टरनेट रखें और इस टाइम रखें जो सुबह का टाइम हो, क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी को टेम्परेचर कम से कम होता है। और आपने ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पेशेंट को फटीग हो रहा होता है उससे पहले आपने एक्सरसाइज करवानी है। MS के पेशेंट में जितना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, न्यूरो इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ज़्यादा उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप उसको डेली एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट की कितना इन्वॉल्वमेंट है। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग में सर्किट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सर्किट ट्रेनिंग जो है पेशेंट की जो वर्क कैपेसिटी है उसको बेहतर कर रही होती है। और इसमें क्या होता है सर्किट ट्रेनिंग में, हाँ फॉर एग्जांपल कोई भी आपने 4 एक्सरसाइज ली और आपने उसका सर्किट बना लिया। पहले आपने अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करवाई, फिर आपने लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करवाई, उसके बाद आपने उसको बैक की एक्सरसाइज करवाई। और सेशन में जब भी आपने करवाना है तो आपने रेस्ट पीरियड ज़रूर देना है और एक नॉर्मल हद तक रेस्ट हो। बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा तो बॉडी
बॉडी फिर फटीग में जा सकती है। और इसमें आपने बैलेंस रखना है जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, एक्सरसाइज के बीच में और रेस्ट पीरियड के बीच में बैलेंस होना चाहिए। उसके अलावा टेक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस के लिए और इन कोऑर्डिनेशन के लिए और ट्रेमर के लिए आप डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें फ्री वेट यूज़ करें। विजुअल फीडबैक के लिए आप एक्सरसाइज मॉनिटर ज़रूर करें एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को। अब एक्सरसाइज के दौरान आपने प्रिकॉशंस ज़रूर करें, एहतियात ज़रूर करें। अगर पेशेंट के कॉग्निटिव और मेमोरी इम्पेयरमेंट है, जो भी एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है उसमें उसके पास रिटन इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, पिक्चर के साथ कर सकते हैं। उसको रिमाइंड करवाने के लिए आप रिपीटेशन नंबर लिख सकते हैं, प्रॉपर पैटर्न लिख सकते हैं। अगर इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट का यूज़ लिख सकते हैं। इससे पेशेंट का विजुअल फीडबैक भी इंक्रीज़ होगा। और इसमें आप ऑल्टरनेट सजेस्ट भी कर सकते हैं। कभी पेशेंट को आर्म एर्गोमीटर करवा सकते हैं, कभी लेग एर्गोमीटर करवा सकते हैं, या दोनों का कॉम्बो भी रख सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिसमें हम पेशेंट को स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, ताकि हम उसकी स्पास्टिसिटी को डेवलप ना होने दें। पेशेंट का सेडेंटरी इनएक्टिव स्टाइल नहीं होना चाहिए। हमें पेशेंट को दूसरों पे या व्हील चेयर पर डिपेंडेंट नहीं बनाना। अगर वो डिपेंडेंट हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा उसके जो हिप के मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, जिसमें हिप फ्लेक्सर्स हैं, हिप अडक्टर्स हैं, हैमस्ट्रिंग है और हील कॉर्ड है। तो हमें इन मसल्स पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। और उसके साथ साथ लिमिटेड ओवरहेड रेंज ऑफ मोशन हो जाती है, यानी इसके जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर है और लैटिसिमस डॉर्साई है वो वीक हो जाते हैं। जब वो वीक होंगे उसके बेसिस पे पेशेंट का स्लम्प्ड या फॉरवर्ड पोस्चर हो जाएगा। तो ये जो मसल आपको बताए हैं ये आपने याद रखने हैं और इन मसल्स पे आपने पेशेंट के काम करना है। इसके साथ साथ पेशेंट के हिप, नी एक्सटेंसर्स और प्लांटर फ्लेक्सर्स भी टाइट हो रहे होते हैं। तो जो मसल्स टाइट होंगे आपने उनकी स्ट्रेचिंग करवानी है और साथ साथ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस भी करवानी है और साथ साथ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस भी करवानी है। ये आप देख लेंगे, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। और पेशेंट को सपोर्टेड पोजिशन भी करवानी है। पोजिशनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, ताकि उसको जो बैलेंस प्रॉब्लम है हम उसको कम से कम कर सकें। इसके अलावा टाई काई एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी बेसिस से पेशेंट को रिलैक्सेशन भी अचीव होती है और बैलेंस ट्रेनिंग भी उसकी होती है, तो वो करवा सकते हैं। मसल रेंज को चेक करने के लिए आप गोनियोमीटर यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती रहे। तो आपने देख लेना जो भी एरिया के मसल्स टाइट होंगे आपने उस हिसाब से स्ट्रेचिंग करवानी है। दैन टाई काई एक्सरसाइजेस होती हैं जो ओवरऑल बैलेंस को इम्प्रूव करवा रही होती हैं, तो आप ये भी करवा सकते हैं। इससे पेशेंट रिलैक्स भी हो रहा होता है और बैलेंस भी बेहतर हो रहा होता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी हम कब से बात कर रहे हैं, फटीग। फटीग को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमने बात की हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो या स्ट्रेचिंग हो या स्ट्रेंथनिंग हो, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी होता है पेशेंट के फटीग को मैनेज करना। आप फटीग को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फटीग हो रहा होता है इस पेशेंट में। ना आपने पेशेंट को सेडेंटरी लाइफस्टाइल देना है और पेशेंट का एक्टिविटी लेवल भी इतना बढ़ा रखना है कि पेशेंट को ना एक्सरसाइज ना करने से या एक्सरसाइज करने से दोनों से फटीग नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ मसल वीक हो रहे होते हैं, वो एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा होता है, तो आपने इन दोनों को मैनेज रखना है, क्योंकि ये इतना सडन और सीवियर होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरह के पेशेंट में क्या होता है कि एक ये भी होता है कि जब भी वो एक्टिविटी करेंगे तो उनको फटीग हो जाएगा, ये पेशेंट के अंदर डर भी होता है। तो आपने इसको भी सबसे ज़्यादा कोप अप करना है। और दूसरा ये होता है कि जब भी लो एक्टिविटी लेवल होगा उसकी बेसिस पे उसका हेल्थ स्टेटस और डीकंडीशनिंग भी होगी। तो ये पेश थेरेपिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है कि उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने में और इस तरह से कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क भी ना हो जाए और फटीग भी ना डेवलप हो। उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप उसको एरोबिक एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग करवाएं और उसको एनर्जी इफेक्टिवनेस स्ट्रैटेजीज आप उसके लिए यूज़ करें ताकि उसको कम से कम फटीग हो। एक्टिविटी पेसिंग करवा रहे होते हैं। एक्टिविटी पेसिंग क्या होता है कि जब भी आप पेशेंट को एक्टिविटी करवा रहे हैं उसमें रेस्ट पीरियड का बैलेंस रखें, यानी कि रेस्ट एक्टिविटी फिर रेस्ट एक्टिविटी फिर रेस्ट एक्टिविटी। रेस्ट इतना नहीं होना चाहिए कि एक्टिविटी दोबारा करने में उसको प्रॉब्लम हो रही हो, और एक्टिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो जब रेस्ट करे तो उसको फटीग या थकन महसूस हो रही हो।
और उस टाइम में आप करवाएंगे जिस टाइम में पेशेंट का एग्जॉस्शन लेवल कम होगा, या पेशेंट को जब अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है उस टाइम में आप एक्सरसाइज करवाएंगे। और उसके बहुत सारे दूसरे काम हैं जैसे एडियल्स के काम है, उसमें कोशिश करेंगे कि उसको सिर्फ वो एडियल्स करवाएं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा आलतू फालतू काम कर रहा हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा हो जिसमें उसकी सिर्फ एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाए, लेकिन वो सारी एनर्जी वहीं पे यूटिलाइज हो रही है। ये आपने पेशेंट का फंक्शन लेवल देखते हुए और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट दोनों जो हैं एक साथ काम करेंगे पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के इन्वायरमेंट पे, पेशेंट के होम और जॉब साइट पे, और दोनों देखेंगे कि क्या क्या पेशेंट के लिए ज़रूरी है, पेशेंट की प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से वो सेट करेंगे। बहुत सारी एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, वो एडेप्टेशन करेंगे जिसकी बेसिस पे पेशेंट की एफिशिएंसी बढ़ सके और पेशेंट की सेफ्टी बढ़ सके। तो मॉडिफिकेशन की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वर्क मॉडिफिकेशन करेंगे, होम मॉडिफिकेशन करेंगे और एर्गोनॉमिक इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। उसके लिए पेशेंट और उसकी फैमिली को अच्छे से एजुकेट करना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कि पेशेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और दूसरा ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एक्यूट एक्सर्बेशन होंगी तो उसमें आपने थोड़ा सा पेशेंट को रेस्ट पीरियड आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वही है कि रेस्ट पीरियड इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पेशेंट एक्सरसाइज उसको करने में दोबारा से प्रॉब्लम हो रही हो, ये पेशेंट के फंक्शन डिटोरिएट हो रहे हो। और इसमें फिर आपने एक्सरसाइज थेरेपी आपकी होती रहेगी और ध्यान रखना है कोई नया सिम्टम तो नहीं हो रहा, ये फोकस करना है और पेशेंट की एबिलिटीज़ और स्पेसिफिक नीड के लिहाज से आपने एक्सरसाइजेस में रीएडजस्टमेंट करते रहना है। और साथ पेशेंट की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक पे काम करना ज़रूरी है सिम्टम मैनेजमेंट के साथ साथ। देन हम बात करते हैं स्पास्टिसिटी को मैनेज करने के लिए क्या करना है। आप क्रायोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पास्टिसिटी को मैनेज करने के लिए क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, पोजिशनिंग या कॉम्बिनेशन में भी हम रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन। तो जब भी आप उसको एंटीस्पास्टिक मेडिसिन देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है पेशेंट की कंडीशन पे, क्या उससे जो आपका जो डोज है उससे पेशेंट को फर्क पड़ रहा है कि नहीं, डोज बढ़ाने की नीड है या नहीं। थेरेपिस्ट इसलिए मॉनिटर कर रहा है ताकि पता चलेगा उसके जो स्पास्टिसिटी है वो कितना कम हो रही है कितना नहीं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी मेडिसिन दी जाए तो उसके बाद अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं डोज के मिडिल साइकिल में तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डोज के स्टार्ट में करवा लेंगे तो मेडिसिन आपको पता है कि अफेक्ट होने में टाइम लगती है, और अगर एंड में करवाएंगे तो उसमें भी आपको पता है कि उसमें थोड़ा सा जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो डोज के अगर मिडल में आप एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उसमें आपको स्पास्टिसिटी कम मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो क्लोजली मॉनिटर करे कि टोन में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो और बॉडी में कोई इन्फेक्शन या फीवर ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन या फीवर आता है तो क्या करता है वो टोन को इंक्रीज कर देता है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो फौरन से फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट को रेफर करना चाहिए फिजिशियन के पास ताकि उसका फीवर या इन्फेक्शन उसको कंट्रोल करवा सके। इसके साथ साथ वो फैक्टर्स जो स्पास्टिसिटी को एक्टिवेट कर रहे हैं उसको कम करने की या ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो उसमें हीट है, ह्यूमिडिटी है, स्ट्रेस है, तो जितना हो सके कि पेशेंट के स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखा जाए और उसके एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए ताकि ऐसा ना हो कि वो सब उसकी स्पास्टिसिटी को बढ़ा रहे हों इवन एक्सरसाइजेस करवाने के बाद भी। अब अगर हम देखें अगर जो हम टॉपिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं जिसमें हम कोल्ड दे रहे हैं, कोल्ड पैक्स दे रहे हैं या हम हाइड्रोथेरेपी करवा रहे हैं तो ये टेम्परेरी तो पेशेंट का स्पास्टिसिटी को कम कर सकती है लेकिन परमानेंट नहीं कर सकती। टेम्परेरी कैसे करती है कि तो टेंडन रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी उसको कम कर देती है और फ्लोनस कम हो जाते हैं और जो नर्व और मसल्स है उसके इम्पल्सेस का जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो उस टाइम जो है आपको स्पास्टिसिटी कम मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कुछ आवर्स तक भी रहती है कि उसको बेहतर महसूस होता है। लेकिन आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको कोल्ड से एलर्जी होती है या उनको अच्छा सेंसेशन नहीं आती है।
स्पेशली विद फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ उनका कोल्ड थेरेपी का अच्छा लिंक नहीं है। जैसे उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकता है या नॉजिया हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसमें क्रायोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। तो इसलिए जब भी आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप क्लोजली मॉनिटर करें। अब हम क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आपको शुरू में ही करवाना स्टार्ट कर देनी है एमएस के पेशेंट को, क्योंकि अगर एक्सरसाइजेस होती रहेंगी, जॉइंट इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो चांसेस है कि स्पास्टिसिटी नहीं होगी। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अनलिमिटिंग पेस ही नहीं आ रहा, उसकी स्पास्टिसिटी खत्म ही नहीं हो रही, तो ऐसे पेशेंट में कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग आप करवाएंगे, उसकी बेसिस से मसल टेंडन यूनिट और कनेक्टिव टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होगी। और इसके अलावा इंटरमिटेंट स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं, और इसका होल्ड कम से कम, ये आपने याद रखना है, कम से कम 30 to 60 सेकेंड होना चाहिए। तो और कुछ लोग 5 से 10 सेकेंड करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। जब आप स्पास्टिसिटी को मैनेज कर रहे हैं तो 30 से 60 सेकेंड का आपको स्ट्रेच रखना है, और इसकी 5 से 10 रेपिटेशन जरूर करवानी है। देन आप कंबाइंड स्ट्रेचिंग टेक्निक्स भी करवा सकते हैं रिदमिक मूवमेंट के साथ, जिसमें जेंटल रोटेशन ऑफ लिम्ब आ जाती है, या पीनअप टेक्निक्स भी करवा सकते हैं। पीनअप टेक्निक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, रेंज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी स्ट्रेच करवा रहे हैं उसको मेंटेन रखें। आप इसको 30 मिनट से 3 आवर्स तक भी मेंटेन कर सकते हैं। जितना मेंटेन करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर कंटिन्यूस मेंटेन स्ट्रेच होगा, प्रोलॉन्ग पोजिशनिंग के साथ आप करवा सकते हैं, जिसमें टिल्ट टेबल स्टैंडिंग विद टो वेज आ सकता है, लो वेट अप्लाइड ऑन स्किन ट्रैक्शन आ सकता है, सीरियल कास्ट आ सकता है। तो जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी स्पास्टिसिटी कम होगी। एयर स्प्लेंट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट और जो भी फैमिली केयर प्रोवाइडर है, जो भी फैमिली में देख रहा है, जो भी अटेंडेंट है, उसको ज़रूर बताएं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किस तरह परफॉर्म करवानी है। अक्सर क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता है या उसके अटेंडेंट को नहीं पता होता कि किस तरीके से परफॉर्म करवानी है, तो एग्जैक्ट आप प्रॉपर प्रोसीजर समझाएंगे। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग या फास्ट स्ट्रेचिंग मना होती है। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग क्यों मना होती है? क्योंकि स्पास्टिसिटी वेलोसिटी सेंसिटिव होती है। अगर आप बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग करवाते हैं उससे स्पास्टिसिटी और इंक्रीज होती है। तो जब भी स्ट्रेचिंग करवाएंगे ग्रेजुअल ऑनसेट होना चाहिए और स्लोली आपने करवानी है। इसके अलावा स्पास्टिसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कितना मसल किस भी पर्सन का कितना स्पास्टिक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉर्डिसेप अडक्टर और प्लांटर फ्लेक्सर को इन्वॉल्व कर रही होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाले मसल्स का स्पेशली। और अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर यूज़ कर रहा है तो उसमें हैमस्ट्रिंग एंड हिप फ्लेक्सर्स की भी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी है, और उसकी स्पीड पे फोकस रखना है कि बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो। साथ साथ एंटागोनिस्ट मसल है उसका ध्यान भी रखना है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई कर सकते हैं स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए। और जो एबनॉर्मल पोस्चर वाली मूवमेंट है, यानी वो मूवमेंट जिससे एबनॉर्मल पोस्चर डेवलप कर लेता है, उस पेशेंट को बोलना है कि वो नहीं करें, पेशेंट का पोस्चर ठीक करवाना है। और अगर आप स्पास्टिसिटी कम करवाने हैं तो आप एंटी स्पास्टिक मेडिसिन जैसे बेक्लो पेन का जिक्र है यहाँ, उसके लो डोज के साथ स्टार्ट करें। पहले मिनिमल से करवाएं, फिर मॉडरेट पे ले आएँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओवरऑल जो है टोन इंक्रीज होती है। इसके अलावा मोटर कंट्रोल इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। बायो फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं, टाइकाई योगा एक्वेटिक एक्सरसाइजेस। और अगर पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर लें, कूल टेम्परेचर, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को ओवरऑल रिलैक्सेशन अचीव हो सकती है। और मोस्टली क्या होता है, एक्सटेंसर टोन जो है वो डोमिनेंट होती है, तो कोशिश करें वो एक्टिविटी करवाएं जिसमें लोअर लिम्ब फ्लेक्शन विद ट्रंक रोटेशन, स्ट्रेस एक्टिविटीज़ करवाएं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें लोअर लिम्ब ट्रंक रोटेशन साइड लाइन या हुक लाइन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ताकि एक्सटेंसर टोन को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा पेशेंट को हुक लाइन विद बॉल थेरेपी करवा सकते हैं, जिसमें लेग फ्लेक्स्ड रखी जाए और जेंटल रॉकिंग मूवमेंट करवाई जाए बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में। इसके अलावा क्वाड्रप्ट पोजीशन करवाई जा सकती है। क्वाड्रप्ट पोजीशन से साइड सिटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक्सटेंसर टोन कम करने के लिए। तो आपने एक्सटेंसर टोन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, और कोशिश करें कि जनरलाइज्ड टोन को डिक्रीज किया जा सके और रिलैक्सेशन साथ साथ प्रमोट कर सकें, जिसमें स्लो रॉकिंग और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आ जाती हैं। देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस डेफिसिट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए आप क्या करवा सकते हैं। आप स्टैटिक पोस्चरल कंट्रोल करवा सकते हैं, डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल करवा सकते हैं, पूल थेरेपी एंड वाटर एरोबिक्स करवा सकते हैं।
मूवमेंट ट्रांजिशंस करवा सकते हैं, जैसे पेशेंट को सिट टू स्टैंड करवा सकते हैं, देन सिट टू ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, स्टैंड टू ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके साथ साथ वेस्टिबुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, ताकि जो सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है वो कम से कम हो सके। फ्रैंकल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी साथ साथ करवा रहे होते हैं, और जो एटेक्सिक मूवमेंट को कंट्रोल करवा रहे होते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें हम डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल करवा रहे हैं, बॉल पे उसको पेशेंट को बिठाया हुआ है, साथ पीएनएफ पैटर्न भी करवा रहे हैं। ए में, बी में हमने उसकी लेग मूवमेंट भी अचीव कर ली, और सी में दोनों अपर लिम्ब और हेड की मूवमेंट करवा ली। इसमें देखिए हेड टर्न करवा रहे हैं ताकि वेस्टिबुलर ट्रेनिंग हो सके। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंट कि आपके पेशेंट की क्या पोजीशन है, आप उसके हिसाब से उसके पोस्चर और कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे। देन हम लोकोमोटर ट्रेनिंग की बात करें तो लोकोमोटर ट्रेनिंग में ज़्यादातर हिप फ्लेक्सर्स, डॉर्सी फ्लेक्सर्स हमें वीक मिल रहे होते हैं। पेशेंट का सरकमडक्शन गेट पैटर्न होता है। इसके अलावा एक या दोनों टांगों को उठाने में उसको बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, या भारी भारी आप उसको महसूस हो सकता है। और लेटर प्रॉब्लम की बात करें तो क्लोनस हो सकते हैं, स्पास्टिसिटी हो सकती है, सेंसरी लॉस या एटेक्सिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जनरली मसल वीकनेस क्वाड्रिसेप और हिप अबडक्टर्स हो रहे होते हैं। अगर क्वाड्रिसेप वीकनेस होगी तो पेशेंट का नी हाइपर एक्सटेंशन में जाता है और ट्रंक फॉरवर्ड फ्लेक्शन में जा रहा होता है, जिसकी बेसिस पे लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज होता है। और अगर हम हिप अबडक्टर्स की बात करें तो उसके नतीजे में टेंडलबर्ग गेट पैटर्न अचीव हो रहा होता है, और जो लैटरल लीन है वीक साइड पे वो बढ़ रहा होता है। तो ये जो पैटर्न है आपको पेशेंट में मिल रहे होंगे, तो उसके हिसाब से आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, जिसमें आप टोन रिडक्शन करेंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे और स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, जिसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली पेशेंट का गेट बेहतर हो जाएगा। अगर आप इस पिक्चर में देखें, हम उसको सिट टू स्टैंड मूवमेंट ट्रांजिशन करवा रहे हैं, इस तरह आप अपने पेशेंट को भी करवा सकते हैं। साथ इसमें हम वॉकिंग पैटर्न की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। देन लोकोमोटर ट्रेनिंग में स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। आप पूल में वॉक करवा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पानी में वॉक करवाते हैं तो जॉइंट का जो वेट होता है वो कम हो जाता है और पेशेंट के लिए वॉक करना ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा हार्सनेस के साथ, ताकि उसको बॉडी सपोर्ट मिले, उसके साथ एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं ट्रेडमिल पे। AFO KFO यानी एंकल फुट ऑर्थोसिस या नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, या रॉकर शू का यूज़ कर रहे होते हैं, कैंस प्रोवाइड कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, या फोर आर्म क्रचेस या वॉकर आप पेशेंट के हिसाब से असेस कर लेते हैं उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप फिर उसके हिसाब से सजेस्ट कर लेते हैं कि उसको आप कौन सी असिस्टेंस डिवाइस प्रोवाइड करेंगे। और अगर लेटर स्टेज की बात करें तो व्हील चेयर आप वो एडवाइस कर रहे होते हैं जो पेशेंट के लिए चलाना आसान हो, जैसे पावर्ड स्कूटर होते हैं, वो आप एडवाइस कर सकते हैं। देन कॉग्निटिव ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का रोल है। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें पेशेंट के जो स्ट्रेंथ पॉइंट है और जो वीकनेस पॉइंट है, सबसे पहले उसको असेस किया जाए, उसकी बेसिस पे उसको जो मेमोरी डेफिसिट्स के अगर इशू आ रहे हैं तो मेमोरी एड्स, टाइम डिवाइसेस, एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज सिखाई जाए, और लिस्ट टू डू थिंग्स लिखी जाएँ, और मेमोरी नोटबुक बनाया जाए, डेली इवेंट्स का रिमाइंडर्स ऐड किए जाएं, वीडियो टेप्स ऐड की जा सकती हैं, तो उसके हिसाब से उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाएगा। इसमें आप अलार्म क्लॉक, बेल टाइम या वॉच अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके काम आसान हो, उसको याद करना आसान हो। लेबलिंग भी की जा सकती है, तो वो चीज़ें की जाएं जिसकी बेसिस पे पेशेंट के लिए अपने काम करना आसान होने चाहिए, और पेशेंट को बताया जाए कि अपने ध्यान कैसे रखना है, अगर आपको डिजीज़ है उसको डील कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, एक प्रॉब्लम हो गई है और उसको उसमें क्या क्या हो सकता है वो उसको बताना है, और अपना आप दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताएंगे, मेंटल रिहर्सल्स करवा सकते हैं, जहाँ असिस्टेंस की ज़रूरत हो वहाँ बताएंगे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेंगे, मेंटल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं ताकि उसकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर हो सके। तो बेसिकली एक टीम वर्क का काम है, किसी एक अकेले का काम नहीं है। देन साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजिस्ट हेल्पफुल रहता है, एंड एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप उसके पास काफ़ी टाइम से डील कर रहे होते हैं, तो आप उसको सारे डिटेल बताएंगे, क्योंकि इस तरह का पेशेंट या तो एंगर स्टेज में भी हो सकता है, डिनाइल स्टेज में भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसको आपने डील करना है।
पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, फैमिली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई अटेंडेंट है तो उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किस लिहाज से? डिज़ीज़ प्रोसेस के लिहाज से, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिहाज से कि इस डिज़ीज़ में क्या क्या हो सकता है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या है, और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अक्सर पेशेंट को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा होता है कि रिहैब से क्या होगा। तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट यू विल गाइड दैट पेशेंट एंड देयर फैमिली टू, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करवाना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करना है। देखें, ज़िंदगी तो ऊपर वाले ने दी है, जितने मर्जी साल इंसान जिए इसका नहीं पता होता, लेकिन जो लाइफ गुजार रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ओवरऑल अगर हम इसकी समरी देखें कि जितनी जल्दी से डायग्नोसिस हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा एमएस को ट्रीट करना, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना और उसकी डिसेबिलिटी को कम से कम करना। तो बेसिक रोल ये होता है कि प्रॉपर पेशेंट को एजुकेट किया जाए, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक सिखाई जाए कि वो किस तरह से खुद से हैंडल कर लेता है। और एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर पैटर्न गाइड करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के पेशेंट को प्रॉपर पैटर्न से एक्सरसाइजेस पता नहीं होती। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसको डील कर रही होती है, किसी एक का काम नहीं होता। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.